हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाटपाल में। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। तो दोस्तों, चैप्टर 2 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए मैं ले चलता हूं आपको कॉपी पे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए, जिसमें प्रश्नावली 2.1 को मतलब निकाल लीजिए, मतलब खोल लीजिए और रफ और पेन ले लीजिए और उस प्रश्नावली को मेरे साथ हल करना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए ले चलता हूं अपनी कॉपी पे, जहां पर हम लोग प्रश्नावली 2.1 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहाँ पे हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर 2 को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस अगले जो प्रश्नावली 2.1 है इसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या है इसमें महत्वपूर्ण बेसिक, उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है जैसे बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, और बहुपद को जानने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा कि क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। जिसमें पहला आता है अचर, यानी कि अचर क्या होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेंट्स। तो इसको इसका परिभाषा ये है कि जिन राशियों का मान हमेशा फिक्स रहता है और कभी नहीं बदलता है उन्हें अचर बोलते हैं। यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता है और वो हमेशा फिक्स रहती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। यानी कि अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो अचर वे संख्याएं होती हैं, मतलब संख्या मेनली जो संख्या होती है वो क्या होता है, अचर होता है। संख्या क्यों, क्योंकि जैसे 3 है तो 3 है तो 3 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया 5 रुपये, तो 5 रुपये तो 5 ही रुपये रहेगा। यहाँ रहे मतलब यहाँ पे रखिए, चाहे अपने दोस्त को दीजिए या कहीं रखेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। यानी कि जो संख्या होती है मेनली वो क्या होता है, अचर होता है। जैसे कि आप लोगों ने जाना होगा संख्या कौन कौन सी होती है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी कि बहुत सारी संख्या होती है, जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं या जो भी संख्याएं होती है, संख्या मतलब अंक 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 50, वो सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। यानी कि इनका मान फिक्स रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें टर्म आता है अचर, मतलब चर। चर का मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है कि जिन राशियों का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इन्हें आमतौर पर अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे आपको ये भी सवाल लगाएंगे तो उसमें x का मान आएगा 3। अभी कोई दूसरा सवाल लगाएंगे, कोई परिस्थिति अलग होंगी उसमें, तो उसमें क्या करेंगे, जब उस सवाल को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा -3। तो अभी 2 आया था, अभी -3 आ गया। अभी कभी लगाएंगे वो कोई सवाल लगाएंगे उसमें x का मान आ जाएगा 0। यानी कि वे संख्याएं मतलब वो सारे मतलब ऐसी राशियां जिनका क्या होता है, परिस्थिति के हिसाब से उनका मान बदलता रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे कि x, y, z, a, b, c या कुछ भी, मतलब कोई सा भी अंक, मतलब अक्षर, तो जो भी अक्षर होता है वो क्या होता है, हमारा चर होता है, क्योंकि उनका मान बदलता रहता है। किसी सवाल में y का मान 3 आएगा और किसी सवाल में y का मान 0 भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। यानी कि 2 हमें पता चल गया, एक हो गया अचर और एक हो गया चर। तो अचर का मतलब जिनका मान नहीं बदलता है, यानी कि वो फिक्स रहता है, यानी कि संख्या। और चर का मतलब x, y, z, a, b, c, d, जो p, q, r, ये सब क्या है, हमारी चर हैं, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। अब देखिए, अब बात आती है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक वो होता है कि जब चर और अचर को आपस में गणितीय चिन्ह हो, तो गणितीय चिन्ह क्या क्या होता है, तो गणितीय चिन्ह होता है प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये तो होता है गणितीय चिन्ह के द्वारा मिलते हैं, तो उन्हें बने पद को हम लोग क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि 3x + 2, ये हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें बोल रहा है चर और अचर आपस में जुड़े हुए हों, या तो जोड़ से, या तो माइनस से, या तो गुणा से, या तो भाग से। जैसे ये तो प्लस से जुड़े हुए हैं, और दूसरा देखिए जैसे मान लीजिए y - 1, ये भी हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। बीजीय व्यंजक एक हो गया x² - 2x + 1,
ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं कि बहुपद। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद का यहाँ पे परिभाषा मैंने लिखा है कि ऐसा देखिए, नाम से ही क्लियर है, बहु और पद, यानी कि पद और बहु, यानी कि बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे पद होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो उसकी परिभाषा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होता है, 0 1 2 3 ये होती हैं, उन्हें बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। चर की घात कभी भी ऋणात्मक या भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि बहुपद किसको बोलेंगे, तो उसमें तो एक तो पहली बात कि उसमें बहुत सारे पद होंगे, दूसरी बात कि उसमें x और y यानी कि जो चर है, चर का मतलब समझते हैं, x y a b c d ये हमारा क्या है, चर है। अभी मैंने पीछे बताया कि अचर यानी कि संख्या, और चर मतलब अक्षर यानी कि a b c d ये। तो जो चर है उसका जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है जो x घात है वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि माइनस में और फ्रैक्शन में जो संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्या अगर नहीं है तो हमारा क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि x² + 2। अब ये बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है, क्योंकि जो सॉरी जो चर है हमारा यानी कि हमारा x है, इसका जो घात है वो कितना है, 2 है, और 2 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। अगर मैं बोल दूं x⁻⁻1 और +5, तो ये क्या हमारा बहुपद है, ये तो बहुपद है हमारा, और ये हमारा बहुपद है। तो आप लोग बोलेंगे नहीं ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो x का जो घात है वो माइनस में है, और अभी यहाँ बोला है कि जो चर की घात है कभी भी माइनस और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं, x⁻1/2 और +1, ये क्या बहुपद है, आप भी बोलेंगे कि ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो x का अधिकतम घात है, जो x का अधिकतम घात है वो 1/2 है, 1/2 का मतलब फ्रैक्शन में, भिन्न में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और ये y⁻3 + 2y² + y, ये क्या बहुपद है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि जो y का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद है। ठीक है, अब चलिए अब इसमें देखते हैं कि जो बहुपद की घात है, बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो बहुपद की घात यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा, बहुपद की घात, किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं, यानी कि डिग्री कहते हैं। घात के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुपद मैंने लिखा था, और मैं बोलूँ इसमें इस बहुपद का यानी कि एक जो बहुपद है, ये जो बहुपद है इसका घात कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो कोई बोलेगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो कोई बोलेगा इस बहुपद का घात कितना है, 1 है, कोई बोलेगा कि 2 है, कोई बोलेगा कि 3 है, तो कोई बोलेगा 3 2 5 और 1 6, 6 इसका घात है। तो ये नहीं होगा, ये सारा आपका आंसर गलत है। इसका अधिकतम घात देखेंगे, अधिकतम घात कितना है, ये इस पे 1 है, इस पे कितना है 2, और इस पे कितना है 3, तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो इस पूरे बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3। यही कह रहा है कि जो चर है सबसे बड़ी घात, यानी कि जो भी चर है उस बहुपद में जो चर है उसका जो अधिकतम घात है उसे क्या कहते हैं, उस बहुपद का घात कहा जाता है। ठीक है, और घात के आधार पर बहुपद को 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे कई प्रकार से बांटते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार से। जैसे है रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब है 1, यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसको हम बोलते हैं रैखिक। द्विघात, यानी कि द्विघात मतलब 2 घात होगा, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा उसको क्या बोलेंगे, द्विघात। और त्रिघात, यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे रैखिक बहुपद का मतलब एक एग्जांपल दीजिए, तो x+1, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 1 है। कोई और एग्जांपल दीजिए, तो ये y+3, देखिए इसका y का अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसका भी एक अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया रैखिक बहुपद का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद मतलब क्या है, x² - 1, तो इस वाले बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। दूसरा ले लेते हैं, तो y² + 2y + 1। अब यहाँ मैं बोलूँ कि इसका अधिकतम घात कितना है, तो आप लोग बोलेंगे कितना, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल यानी कोई सा भी ले लीजिए, उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए +1, तो इसका अधिकतम घात कितना है, तो 3 है, 2 नहीं है ना, यहाँ पे 0 है, तो ना 2 है ना 3 है, अधिकतम घात कितना है, 3 है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। यानी कि अगर किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघात बहुपद और 3 है तो त्रिघात बहुपद। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बहुपद के शून्यक, यानी कि चर का वह मान, वह विशेष मान है जिसे बहुपद में x की जगह पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यांक कहते हैं। तो शून्यांक का मतलब ये होता है कि कोई बहुपद है और उसमें जो चर राशि है, मान लीजिए अगर x है तो x का ऐसा मान जो उसको रखने पर, उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान को जीरो करता है। शून्यांक, शून्यांक मतलब जो ऐसा मान जो उस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसको हम बोलते हैं शून्यांक। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कि px बराबर होता है x माइनस 2, x माइनस 2 मैंने लिया है, एग्जाम्पल लिया है। और हम x बराबर 2 रख देते हैं तो यहाँ पे अगर x बराबर 2 रखते हैं तो इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2। मान लेते हैं हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अतः इस बहुपद का शून्यांक 2 है, यानी कि जो हम 2 मान रखे हैं x की जगह x बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा 2। क्योंकि इसमें जब हम रखे हैं इसको मान को, तो इस बहुपद को, पूरे बहुपद को क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, शून्य कर दिया है। इसलिए यानी कि अगर बहुपद का शून्यांक की बात करें तो शून्यांक क्या होता है कि ऐसा मान x का या y का या a का या b का, यानी कि जो उसमें चर राशि है, चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पे क्या करे, उस बहुपद को शून्य कर दे, तो हमारा क्या होता है, बहुपद का शून्यांक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है पद। पद किसको बोलते हैं, जैसे बहुपद है तो बहु यानी कि बहुत सारे और पद मतलब पद, यानी कि प्लस और माइनस के द्वारा बहुपद को पदों में बांटता है। मतलब प्लस और माइनस के चिन्ह बहुपद को पदों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने बहुपद लिख रखा है 3x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है। तो इसमें क्या है, कितने पद हैं, तो एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि प्लस और माइनस से क्या होता है, अलग हो जाते हैं। जैसे ये है, ये पूरा है, तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। जैसे एक 3x² एक पद हो गया, माइनस 5x एक पद हो गया, और 2 ये हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अगर पूछेगा कि बहुपद में कितने पद हैं तो आप लोग निकाल देंगे, क्योंकि प्लस माइनस से, जो प्लस माइनस क्या करता है, पदों को अलग करता है एक दूसरे से। यानी कि इसमें कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है। चलिए, अब ये पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद की परिभाषा हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.1। तो प्रश्नावली को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल इसमें हल करेंगे। तो इसमें देखिए लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर लिखिए। ठीक है। यानी कि इसमें बताना है कि कौन कौन सा बहुपद एक चर में है, मतलब एक चर में है, और कौन सा बहुपद एक चर में नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक चर में होना चाहिए, यानी कि अगर x है तो x ही होना चाहिए, और y है तो y होना चाहिए, a है तो a होना चाहिए, b है तो b होना चाहिए। ठीक है। इसमें पहला सवाल दिया है कि 4x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें क्या है कि चर की मतलब जो चर है एक चर में है कि दो चर में है, तो आप लोग बोलेंगे एक चर में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या है, एक चर में है, एक चर में है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें सिर्फ x है, ये नहीं है कि इसमें यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो दो चर हो जाता है, लेकिन इसमें एक चर है, यहाँ पे भी x है और इसमें भी x है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक चर में है। ये क्या है, एक चर में है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे कि हाँ है। जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, ये भी हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसमें सिर्फ y है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, एक चर का मतलब एक चर, उसमें और कोई दूसरा चर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, ये हमारा एक चर है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे कि हाँ एक चर है। क्यों है भाई एक चर, क्योंकि जो हमारा जो t है वो हमारा क्या है, एक चर में है। इसी प्रकार से एक चर में बहुपद है कि नहीं है, तो देखिए अब सॉरी यहाँ पे देखिए एक चर में भी होना चाहिए और बहुपद भी होना चाहिए। और बहुपद के लिए मैंने बोला था कि जो t का जो मान है वो क्या होना चाहिए, मतलब अधिकतम कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे t है, यहाँ पे जो t है इसका मान कितना है, तो इसका मान है मतलब पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो t है इसका जो मान है वो कितना है, यहाँ पे जो t का मान है वो रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो भिन्न में आ गया, जब भिन्न में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी एक चर है, यहाँ पे भी एक चर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घात कितना है, एक है, और यहाँ पे क्या है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y और प्लस ये हो जाएगा 2 और y पे पावर -1।
ये प्लस में हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y प्लस 2y पे पावर -1। आज जब अधिकतम घात जो y की जो घात है वो कितना है, माइनस में, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और ये वाला देखिए, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। अब पूछे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x भी है, y भी है और t भी है। इसमें बोला है एक चर में होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए, तो बहुपद तो है ये, लेकिन एक चर में नहीं है, ये 3 चर में है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा, यानी कि एक चर में ये नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एक चर में था, ये वाला भी था, ये वाला नहीं था, ये वाला भी नहीं था और ये वाला भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म में जैसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है, एक्स स्क्वायर के आगे किस संख्या से गुणा हुआ है वही क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, फिर एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर से क्या गुणा, किस संख्या से गुणा हुआ है, तो 1 से हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब इस दूसरे वाले क्वेश्चन को लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, तो -1 से। क्या है, कुछ नहीं है तो -1 है, या माइनस है और यहाँ पे क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे में, तो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, π/2, तो लिख देंगे π/2 एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे मतलब कामा का एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर गुणा कितना हो जाएगा, π/2, तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1, इसका 1। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √2x और प्लस 0x स्क्वायर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ के आगे 0 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर में 0 से गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा पूरा, तो यही बच जाएगा √2x और -1। तो यहाँ या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं और एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि गुणांक का मतलब क्या होता है कि उस संख्या में जिसका गुणांक भी पूछेंगे उसमें किस संख्या से गुणा हुआ है वही उसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो द्विपद मतलब 2 पद होना चाहिए और यहाँ पे एक पदी का मतलब एक पद होना चाहिए, लेकिन घात कितना होना चाहिए, 35। तो जब इसका एग्जाम्पल देंगे तो x पावर 35 -1 या फिर +1 कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी हम अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अगर चाहें आप तो एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, y पे पावर 35 और माइनस या +4 या 7 कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक ऐसा बहुपद हो गया द्विपद का। द्विपद में 2 पद होना चाहिए, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब 100 घात वाला, तो देखिए y पे पावर 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक पद होना चाहिए, सिर्फ एक पद। ये क्या है, एक ही पद है, और इसमें प्लस लगा के मैं 1 लिख दूंगा तो 2 पद हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है एक पद ये वाला दीजिए। और इसका एक और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो कुछ भी लिख दीजिए, x पे पावर 100, ये हो गया आंसर कि अधिकतम घात 100 हो गया और एक पद में होना चाहिए तो सिर्फ एक पद है। तो या तो ये आंसर या तो ये आंसर, इसमें भी या तो ये आंसर हो जाएगा या तो ये आंसर। अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें 4 दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें क्या करना है, हमें घात लिखना है। जैसे हम घात लिखेंगे तो घात का मैंने बताया था कि अधिकतम घात लिखते हैं। तो देखिए पहला सवाल, इसमें अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3। सीधे यहाँ लिखेंगे 3 और आंसर हो गया बस खत्म। दूसरा क्वेश्चन जब इसमें लगाएंगे तो अधिकतम घात, y का अधिकतम घात कितना है। इसमें चर का घात देखते हैं, अचर से कोई मतलब नहीं है, चर का अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पे चर कितना है, क्या है, y, और y का अधिकतम घात कितना है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए t है
और टी का अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो टी का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा 3 और हमें देखना है चर, तो इसमें चर तो है नहीं, तो अपने पास से लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अपने पास से लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं 0x पे पावर क्या 0, लेकिन इसका जब करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते, हम लोग लिख सकते हैं 3x पे पावर 0, क्योंकि x पे पावर 0, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि e पे पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ये एक मतलब फॉर्मूला भी होता है कि किसी भी कोई चर है और उस पे पावर 0 है, उसका मान कितना होता है 1। तो देखिए 3 है और यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, x पे पावर हमने 0 मान लिया है, तो जब 0 मानेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि हम लोग 3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बताएंगे कि इसमें घात कितना है अधिकतम, तो क्या है 0 है, तो ऐसे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आंसर। या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी अचर पद है, अचर पद यानी कि संख्या है, उसका अधिकतम घात कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तब भी मतलब बहुपद में 0 होता है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। तो मैं बताया था कि अधिकतम घात अगर 1 है तो रैखिक, अधिकतम घात 2 है तो द्विपद द्विघातीय, और अधिकतम 3 घात है तो त्रिघातीय बहुपद होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला सवाल देखिए, इसमें तो अधिकतम घात कितना है 2 है, जब 2 घात है तो क्या हो जाएगा द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितना है दूसरे क्वेश्चन में, तो अधिकतम घात है 3, जब 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा ये त्रिघातीय, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है 2 है, जब 2 है तो भाई द्विघातीय, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या है अधिकतम घात कितना है, तो x पर अधिकतम घात कितना है 1 है, और जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा रैखिक, तो हम लोग देंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रैखिक बहुपद, बहुपद इसमें जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको देखिए, इसमें क्या है अधिकतम घात कितना है 1 है, जब 1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैखिक, ये हमारा क्या हो जाएगा रैखिक। इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, r पे पावर 2, तो 2 का मतलब क्या होता है द्विघातीय, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अधिकतम घात कितना है 3 है, तो जब 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिघातीय, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको प्रश्नावली 1.2.1 के जितने सारे क्वेश्चन है और बहुपद का जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर से जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पे उमंग कक्षा 9 के लिए उमंग बैच और कक्षा 10वीं के लिए विजय बैच चल रहा है, तो उस विजय बैच से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्योर जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 का है उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पिछला सिलेबस था उसमें बहुत सारे मतलब जो पिछला सिलेबस था उसमें क्या था कि बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे थे जो इस वाले सिलेबस में 2026-27 में नहीं है, तो उसके हिसाब से अपडेटेड सिलेबस के इस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।